गांव में बिरजू नाम का एक किसान अपनी पत्नी संध्या और अपनी पुत्री के साथ रहती थी। बिरजू बेहद गरीब था। लेकिन उसकी पत्नी संध्या बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे गरीबी के दिन कब खत्म होंगे। अरे चिंता मत करो, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर आप कब तक दूसरों के खेतों में गुलामी करते रहेंगे। संध्या, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे जब अपने पास एक जमीन है तो आप उस पर खेती क्यों नहीं करते? ये पता है संध्या, जमींदार सूरज ने जमीन पर कब्जा कर रखा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं छुड़ा सकूं। तो फिर आप जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? से कहिए कि आपकी जमीन वो वापस कर दे। आप उस जमीन पर खेती करेंगे और फसल बिकने पर आप उसे सारे पैसे लौटा दीजिएगा। बिरजू को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। सीधा जमींदार सूरज के घर पर चला गया। अरे क्या बात है बिरजू, क्या मेरा पैसों का इंतजाम हो गया है? तुम मेरे घर पर आ गए। अरे सूरज साहब, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ। अगर होगा ही क्यों, दूसरों के खेतों में काम कर कर आखिर तुम कितना ही कमा लेते। मेरे ख्याल से तुम्हारे घर का खर्चा भी बहुत ही मुश्किल से चल पाता। अरे सूरज साहब, अगर आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम्हारी ही मदद की थी ना मैंने, तुम्हें पैसे देकर। तुमने प्यास चुकाना था बहुत दूर की बात, तो मूल तक नहीं दे पाए। मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए सूरज साहब। अपनी जमीन पर खेती करूंगा और फसल बिकने पर आपकी पाई चुका दूंगा। अरे तुम्हें क्या मैं मूर्ख दिखता हूँ हैं? जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते तब तक मैं तुम्हारा ज़मीन तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। बिरजू उदास होकर जमींदार के घर से बाहर निकल आया और अपनी घर की ओर जाने लगा। अभी बाजार में उसे गांव के मुखिया मिल गया। अरे बिरजू, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी भाई? और आज तुम मेरे खेत पर काम पर भी नहीं आए। सब कुछ सही तो है ना? आपको क्या बताऊं मुखिया जी, जमींदार सूरज से अपनी जमीन वापस मांगने के लिए गया था। उसने तकासा जवाब देकर मुझे वापस भेज दिया। क्या तुमने उसके पैसे लौटा दिए? नहीं मुखिया जी, मैं उसे यही बताने के लिए गया था कि अगर वो मुझे मेरी जमीन वापस कर देता तो मैं उस पर खेती करके फसल बिकने के बाद ये सारे पैसे चुका दूंगा। अरे बिरजू, तुम जानते हो, जब तक जमींदार को तुम उसके पैसे नहीं दोगे तक वो तुम्हें तुम्हारी जमीन नहीं लौटाएगा। ये आप ठीक कहते हैं मुखिया जी। मुझे नहीं आता कि आखिर मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगा। चिंता मत करो बिरजू, इस पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। बिरजू वहाँ से सीधा घर चला गया। जाकर उसकी पत्नी उससे बोली, फिर वो अपने आप को समझता क्या है? तुम्हें अब मुखिया के खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी समझ में नहीं आता संध्या कि आखिर तुम चाहती क्या हो। मुखिया ही है तो मुझे अपने खेत पर काम करने देता है, समझी? के बदले तुम्हें देता भी क्या है? क्या तुम आज से जंगल में लकड़ियाँ काटने जाओगे और लकड़ी बाजार में बेचोगे। बोलकर संध्या ने एक बड़ी कुल्हाड़ी बिरजू को पकड़ा दी। दूसरों की गुलामी करने से तो यही बेहतर है। जो लकड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर चला गया। सूखे पेड़ के पास जाकर लकड़ियाँ काटने लगा। भी उसके कानों में एक आवाज टकराई, इतने गुस्से में क्यों लकड़ियाँ तोड़ रहे हो? आप पेड़ उखाड़ने के इरादा है क्या? आवाज सुनकर बिरजू पूरी तरह से चौंक गया। इधर उधर देखने लगा। भी उसके कानों में फिर से आवाज टकराई, वे इधर उधर क्या देख रहे हो? जरा अपने सामने पेड़ के ऊपर देखो। बिरजू जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो उसे एक सुंदर रंग बिरंगी बड़ी एक चिड़िया नजर आई। जो हैरत से उस चिड़िया की ओर देखकर बोला,
तुम तो इंसानी भाषा में बात कर रही हो, तो कैसे संभव हो सकता है? अब हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। इस जंगल में पहले भी आता जाता रहा हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भी इस तरह की जादुई चिड़िया इस जंगल में नहीं देखी। इस जंगल की नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर जंगल से हूँ, पर इंसान नहीं आते जाते। ये तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपने झुंड के साथ उड़ती हुई यहाँ से निकल रही थी और आराम करने के लिए इस पेड़ पर कुछ देर बैठ गई। मुझे नींद आ गई और मेरा झुंड मुझे छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब तुम अकेली रह गई? चिंता मत करो, वो मुझे ढूंढने के लिए वापस जरूर आएंगे। तब तक तुम क्या करोगी? मुझसे दोस्ती कर लो और मुझे अपने घर ले चलो। मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वो कैसे? मुझे अपने घर तो ले चलो। कहकर चिड़िया उड़ते हुए बिरजू के कंधे पर बैठ गई, तो उस चिड़िया को लेकर सीधे अपने घर चला गया। सुंदर चिड़िया को देखकर बिरजू की बेटी मीरा चहकते हुए बोली, पिताजी, इतनी सुंदर चिड़िया? ये चिड़िया सुंदर ही नहीं कि जादुई भी है। हाँ संध्या, बोलती भी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला इंसानी आवाज में कैसे बोल सकती है? तभी वो चिड़िया संध्या के सामने बोल पड़ी। रे, क्यों नहीं बोल सकती? जादुई चिड़िया सब कुछ कर सकती है। संध्या और मीरा बुरी तरह से हैरत में पड़ गए। वे गौर से देखने लगे। अरे मुझे इतनी गौर से मत देखो, मुझे नजर लगाने का इरादा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? जब से यहाँ आई हूँ तब से सबके चेहरे पर उदासी ही देख रही हूँ। तुम्हें क्या बताऊँ जादुई चिड़िया, गरीब होते हैं, जिसके पास धन नहीं होता वो लोग उदासी होते हैं। तो चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी गरीबी दूर करने का हल है मेरे पास। जादुई चिड़िया की बात सुनकर बिरजू पूरी तरह से चौंक पड़ा। क्या तुम वास्तव में हमारी गरीबी दूर कर सकती हो? तुमसे कहा तो है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ पर बहुत ढेर सारा धन गड़ा हुआ है। फिर देर किस बात की है जादुई चिड़िया, जल्दी से बताओ। तुम्हारे खेत में जो बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, पेड़ के नीचे पुराने जमाने का प्राचीन खजाना गड़ा है। रात के समय जाकर वहाँ से वो खोद कर निकाल लेना। बिरजू हाथ में हाथ लेकर निकल पड़ता है। अपने खेत पहुंचकर उसी रात अपनी खेत की जमीन से उसे खोद कर निकाल आया। सारा धन देखकर संध्या की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इतना सारा धन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो गए संध्या। वो जादुई चिड़िया बिरजू के कंधे पर बैठकर बोली, तुम इस धन से अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। इन दिनों में बिरजू बहुत ज्यादा अमीर हो गया। जमींदार सूरज के पास जाकर बोला, अरे चौधरी साहब, ये लीजिए आपके पैसे, मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। अरे भाई बिरजू, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूँ। चौधरी की बात सुनकर बिरजू पूरी तरह से चौंक पड़ा। सूरज साहब, आप मुझे आपके बराबरी में बिठाएंगे? बिरजू, अपने बराबरी में बराबर वालों को ही बिठाया जाता है। तुम हमें बराबरी के हो चुके हो। मैंने देखा तुम्हारा घर मुझसे भी अधिक सुंदर बन चुका है। बोलकर सूरज बिरजू को कागज लौटाते हुए कहा, जब आदमी बहुत धनवान बन जाता है उसके अंदर शासन करने भी की इच्छा होती है। दिन ये इच्छा तुम्हें भी होगी, इसलिए तुम अभी से इस बारे में विचार करना शुरू कर दो। बिरजू खुशी खुशी अपने जमीन के कागज लेकर घर आकर अपनी पत्नी से बोला, आज सूरज साहब ने अपने बगल में मुझे बैठाया। पता है, उन्होंने मेरे लिए चाय भी बनवाई और उन्होंने ये भी कहा
जब आदमी के पास धन आ जाता है उसे शासन करने की इच्छा भी होती है। उनकी ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। बिरजू की बात सुनकर संध्या बुरी तरह से चौंक पड़ी। इसका मतलब हमारा सम्मान गांव में काफी बढ़ चुका है। ये कहने का मतलब ये था कि हमें अब गांव में और भी जमीनें खरीदने चाहिए, लेकिन उसके लिए धन कहाँ से आएगा? और ये जादुई चिड़िया किस काम आएगी? न बोलकर संध्या जादुई चिड़िया की ओर देखकर बोली, तुम हमें और धन नहीं दे सकते? की बात सुनकर संध्या की बेटी मीरा बोली, ऐसी बातें कर रही हो माँ? याद कीजिए कुछ समय हमारे पास पेट भर के लिए भी भोजन नहीं था। अरे हाँ, हमें पता है भाई, बस इतना धन और चाह रहे हैं हम गांव की और जमीन खरीद कर मैं खेती कर सके। जादुई चिड़िया बिरजी की ओर गौर से देखते हुए बोली, तुम सबने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए तुम्हारी ये बात भी मानूंगी। गांव की मुखिया के खेत के आगे जंगल है, एक सफेद वृक्ष है। सफेद वृक्ष के नीचे एक राजा का बहुत पुराना और चांदी का बक्सा रखा है, उसे जाकर निकाल लो। जो उसी समय उस सफेद वृक्ष के पास गया, मिट्टी खोद कर वो बक्सा निकाल कर लेकर आ गया। इतना सारा सोना देखकर संध्या की आंखें चमकने लगी। तो बहुत सारा सोना और चांदी है, इसे बेचकर तो हम पूरा गांव खरीद सकते हैं। संध्या, और हम ऐसा ही करेंगे। बिरजू अगले दिन उस सारे सोने को शहर में बेच आया। गांव की बहुत सारी जमीनें मुंह मांगी कीमत पर और जबरदस्ती खरीदने लगा। बिरजू मुखिया के पास जाकर बोला, तुम्हारी है जो जमीन खरीदना चाहता हूँ मुखिया। जो मैं जानता हूँ बहुत धनवान हो चुके हो, लेकिन ये जमीन मेरी पुरखों की है भाई, मैं इसे नहीं बेच सकता। तुम्हारी जमीन की मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ, मैं तब भी नहीं बेचूंगा भाई। की बात सुनकर बिरजू का क्रोध आने लगा। अभी वापस सूरज चौधरी आ गया की ओर देखकर बोला, बिरजू, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करना चाहिए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। बिरजू, मेरे बगल में खड़े हुए मेरे साथी देख रहे हो, भी अब ऐसे ही लंबे चौड़े फौज इकट्ठा कर लेना चाहिए, बहुत काम आएगा। मैं आपकी बात का मतलब समझ गया सूरज चौधरी साहब। बिरजू, साहब लगाकर मुझे क्यों अपमानित कर रहे हो भाई? मुझे सूरज कहो, हम दोनों दोस्त हैं। बिरजू मुखिया की ओर देखकर बोला, मुखिया, कल अपनी जमीन के कागज तैयार रखना। तुमने सीधी तरह से अपनी जमीन मुझे नहीं दी, फिर मत भूलो सूरज अब मेरा दोस्त है, तुम्हारी जमीन छीन भी सकता हूँ। कहकर बिरजू वहाँ से चला गया और मुखिया भी मुंह लटका कर वहाँ से चला गया। जिसके साथ ही पांडा सूरज की ओर देखकर बोला, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सूरज साहब, आखिर आप बिरजू की तरफ कैसे हो गए? आपको तो उससे जलन होनी चाहिए। कल का ये भिखारी आज आपसे भी ऊंचा हो गया। ये क्या लगता है पांडे, क्या मेरे कलेजे में सांप नहीं लुटता? फिर इसका कोई उपाय कीजिए। उपाय कर दिया है पांडे, कदम उसे मैंने अपने बराबरी में बैठा कर उठा दिया था, दूसरा कदम अब मैंने उठा दिया है। ने शायद देखा नहीं, वालों के दिलों में जो के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और बगावत भी। लेकिन आखिर इसके पास इतना ढेर सारा धन आया कहाँ से? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, तो बस ये चाहता हूँ कि दोबारा भिखारी बन जाए। सवाल धन का, मैं खानदानी अमीर हूँ, मुझे धन की इतनी कोई लालसा नहीं है कि लालसा बिरजू जैसे गरीब भिखारी की होती, उन्होंने अपनी जीवन में पहली बार धन देखा होता है। पर बिरजू कोरिद होते हुए अपना घर चला गया। सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। मुखिया की हिम्मत कैसे हुई आपके आदेश को ठुकराने की? को उस सूरज के आदमियों की मदद लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, अरे पास जादुई चिड़िया है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। फिर मीरा उसके साथ खेल रही है, तो अब उस जादुई चिड़ी के पास जाकर अब उससे कुछ ऐसा मांगते हैं कि सारे गांव के लोग सिर्फ हमारी ही बात माने। तो बिरजू अपनी पत्नी के साथ छत पर आ गया
जादुई चिड़िया से कुछ कहने ही वाला था कि अभी जादुई चिड़िया बिरजू की ओर देखकर बोली, जानती हूँ तुम मुझसे अब धन नहीं बल्कि कुछ और मांगना चाहते हो। और तुम्हें कैसे पता? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम चाहते हो कि मुखिया साहब खुशी खुशी अपनी जमीन तुम्हारे हवाले कर दे। जादुई चिड़िया की बात सुनकर मीरा क्रोधित होते हुए पिता की ओर देखते हुए बोली, पिताजी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वक्त में मुखिया चाचा ने हम सबकी मदद की थी। बीच में मत बोलो बेटी, तुम्हें शायद अभी अंदाजा नहीं है। व्यक्ति अमीर हो जाता है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कोई उसकी बात ना माने, समझी? और इस तरह सूरज ने जब आपके जमीन पर कब्जा किया था वो भी सही था। और सही था उस वक्त हमारे समझ में नहीं आया, लेकिन अब हम सूरज को समझ गए हैं। भूलो मीरा, सूरज तुम्हारे पिताजी का दोस्त है। सूरज आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका दुश्मन है। उसने आपके दिमाग में लालच का बीज क्या बो दिया आपको भी पता नहीं चला पिताजी। सच तो ये कि आप को देखकर लालची हो गए हो। शायद इसीलिए भगवान ने आप दोनों को गरीब बनाया था। ने ऐसा कहा ही था कि तभी रंग बिरंग की चिड़िया आकाश में उड़ते हुए उसके छत के ऊपर मंडरा रहा था। चिड़िया मीरा की ओर देखकर बोली, मेरे साथी मुझे लेने के लिए आ गए हैं मीरा। अब मैं कोई आखिरी इच्छा ही पूरी कर सकती हूँ। तब तक मैंने तुम्हारे माता पिता की इच्छा को पूरा किया। चाहती हूँ कि अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब फिर से गरीब हो जाए। हमारे पास बस इतना धन और इतना हो कि पर मेहनत से खेती करके 2 वक्त की रोटी कमा सके। मैं ये भी चाहती हूँ कि सूरज से अत्याचारी और बहकाने वाले व्यक्ति गरीब हो जाए कि वो किसी दूसरे के दिल में लालच पैदा ना कर सके। मुझे तुम पर गर्व है मीरा, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। कहकर जादुई चिड़िया उसके झुंड के साथ उड़ती हुई वहाँ से चली गई। जो फिर से गरीब हो गया और सूरज को व्यवसाय में बहुत नुकसान झेलना पड़ा, इसलिए वो गांव छोड़कर चला गया।